आज इस सीरीज में जो सेशन मैं लेके आया हूं वो है रोटेशन का। इस रॉड के एक साइड का जो पॉइंट है, इस रॉड का, भाई ये तो सेंटर हो गया इसका, ठीक है ना। इस रॉड का जो एक साइड का पॉइंट है, इसके बीच में यहां पे एक इंसेक्ट आके गिरता है। यहां पे गिरते ही वो इसको यूं चला देता है और ये रॉड ऐसे घूमने लगती है। भाई यहां गिरता है और यूं चला देता है इसको, राइट। इस टाइप की सिचुएशन है ये। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका ना मैकेनिज्म समझ नहीं आता। अब ये जो एक्सेल वर्ड लिखा है यहां पे, ऐसा लगता है कि इसका कोई एक्सेल है इस तरीके का। ओके, तो भाई इसका एक्सेल है, बच्चे समझ लेते हैं कि ये एक्सेल है इस तरीके से, तो कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं इस डायग्राम को लेके। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो बच्चों? आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स एजुकेटर एट दिस पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। और आज इस सीरीज में जो सेशन मैं लेके आया हूं वो है रोटेशन का। और रोटेशन का जो क्वेश्चन जब भी हमने जेईई एडवांस में देखा है तो 90% केसेस में वो दो कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है ना भाई। या तो उसमें एंगुलर मोमेंटम बैलेंस बहुत अच्छे से कराया जा रहा होता है, राइट, या फिर उस सवाल में कोई रोटेशनल बॉडी की कॉलिजन हो रही होती है, ठीक है ना, या फिर कुछ और ऐसा अनयूजुअल सा काम हो रहा होता है कि रोटेशन किसी डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा होता है, ठीक है ना, एक्सिस का चक्कर कुछ होता है। तो मेन ये दो ही सेक्शन है, इन्हीं में से सवाल आता है, ठीक। तो भाई जो एंगुलर मोमेंटम बैलेंस है उसको बिल्कुल बेसिक से अगर आप करते हो तो आपसे रोटेशन का सवाल होने की उम्मीद पूरी 99% बनती है। तो ये सेशन भाई उस एंगुलर मोमेंटम के बैलेंस पे ही है, एंगुलर मोमेंटम को जानना है, ठीक है ना, किस तरीके से उस पे। तो एंगुलर मोमेंटम को जब आप पढ़ लोगे उसके बाद जब ये सेशन आप करोगे तो आपको ये 100% समझ आएगा, ठीक है ना। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कोशिश करूंगा कि हल्के से हल्का और अच्छे से अच्छा सवाल एंगुलर मोमेंटम का लिया जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के, ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज टॉपिक लिया जा रहा है दैट इज एंगुलर मोमेंटम बैलेंस, उसके इजी मेथड्स, ठीक है ना, यानी कि बहुत इजी तरीके से देखना है हमको, राइट। चलिए देखिए, जैसे ये सवाल दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जेईई का पीवाईक्यू है, ठीक है ना, ये आपका आईआईटी जेईई एडवांस का पीवाईक्यू है, ठीक है ना, जेईई एडवांस का 1992 में आया हुआ सवाल है, ठीक है, 1992 में आया हुआ सवाल है। और इतना बेहतरीन सवाल है कि इस सवाल से बहुत सारी चीजों की अकल हमें आ जाती है, राइट, बहुत सारी चीजों की अकल हमें आ जाती है इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो एंगुलर मोमेंटम बैलेंस का ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एक, ठीक है। अ होमोजीनियस रॉड ए बी ऑफ लेंथ 1.8 मीटर, रॉड है, ठीक है ना, रॉड। अब ये पाइप जैसा दिख रहा है बट है रॉड, ठीक, जिसकी लेंथ इतनी है, मास कैपिटल एम एंड पिवोटेड एट द सेंटर ओ इन सच अ वे दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको दिखा सकता हूं इसको एक टाइप से ऐसे लेके, जैसे ये वाली रॉड है और ये इसका सेंटर है, ऐसे यूं यूं, और ये वाली रॉड इस वर्टिकल प्लेन में ऐसे मूव कर सकती है, ये इन्होंने बोला है, राइट बेटा। इस तरीके से ये बोला गया है कि ये इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है। द रॉड इज इनिशियली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड इंसेक्ट एस ऑफ सेम मास एम फॉल्स वर्टिकली विद अ स्पीड वी ऑन द पॉइंट सी मिडवे बिटवीन द पॉइंट ओ एंड बी। अब इस रॉड के एक साइड का जो पॉइंट है, इस रॉड का, भाई ये तो सेंटर हो गया इसका, ठीक है ना, इस रॉड का जो एक साइड का पॉइंट है, इसके बीच में यहां पे एक इंसेक्ट आके गिरता है और ये बैलेंस में रहती है ना रॉड, ऐसे यूं, जैसे यूं रहती है, तो यहां पे गिरते ही वो इसको यूं चला देता है और ये रॉड ऐसे घूमने लगती है। भाई यहां गिरता है और यूं चला देता है इसको, राइट। इस टाइप की सिचुएशन है ये, ठीक। तो फॉलोइंग इंसेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द एंड बी सच दैट द रॉड रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ वी एंड एल and the insect reaches the end B when the rod has turned through an angle 90। अब वो कह रहा है कि रॉड पे ऐसे यहां पे जो इंसेक्ट गिरता है,
ठीक है ना, मान लीजिए ये इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट यहां पे ऐसे गिरता है, और गिरने के बाद ये रॉड ऐसे तो घूमती है, वो ऐसे घूमते घूमते यूं भी चलता है, ऐसे यूं चलता रहता है, और जब वो चलते चलते एंड पे पहुंचता है तो रॉड 90 डिग्री पे पहुंच जाती है, वो एंड पे पहुंचता है, रॉड 90 डिग्री, भाई ऐसे थी रॉड, वो यहां पे यूं गिरता है, गिरते इसको ऐसे घुमा देता है और ऐसे घूमते घूमते खुद भी चलता है, तो जब 90 डिग्री पे होती है तो ये नीचे पहुंच जाता है। ये सिचुएशन है। अब ये हालांकि प्रैक्टिकली दिखाने की कोई जरूरत थी नहीं, ठीक है ना, प्रैक्टिकली दिखाने की कोई जरूरत थी नहीं, बट हमारे दिमाग में ना क्या एक इमेज बन जाती है, ठीक, क्योंकि भाई हम ना सही बट जो रियलिटी में साइंस पढ़ने वाले लोग हैं, रोटेशन पढ़ने वाले, हम तो IIT JEE के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, वो तो बिल्कुल इमेजिन करके ही पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन से ही पढ़ते हैं वो, ठीक। चलिए इसको अब सवाल को करते हैं हम, ठीक। तो भाई यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस सवाल को बिल्कुल इस तरीके से कॉपी करूं कि आगे नेक्स्ट वाले पेज पे आपको ये थोड़ा छोटा करके देखते हैं इसको, ताकि हमें क्वेश्चन भी दिखता रहे, राइट। ओके, तो भाई मैंने इस सवाल को यहां लगा लिया ताकि मुझे थोड़ा क्वेश्चन का आइडिया भी लगता रहे, ठीक। तो भाई सवाल को करते हैं फटाफट फटाफट, देर नहीं करेंगे। देखो बेटा क्या होता है, यहां पे ये एक रॉड है, चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये रॉड बिल्कुल बीच में से, यहां से एकदम बीच में से, इस जगह से, ठीक है, हम कहें तो ये इस जगह से यूं हिंज हो रखी है, यहां से इस जगह पे इसमें एक होल किया हुआ है, और ये रॉड इसके अबाउट ऐसे घूम सकती है, ये इसका मिड पॉइंट है C, ठीक। अब इसने बोला हुआ है कि भाई ये वाली लेंथ पूरी L है, तो यहां से यहां तक की लेंथ तो ये L/4 होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ L/4 होगी। अब यहां पे आता है इंसेक्ट यहां से, और इंसेक्ट ऐसे आके यहां गिर जाता है, गिर गया इंसेक्ट, इसके गिरते ही इंसेक्ट इसको ऐसे घुमा देता है, ठीक है ना, तो रॉड ये घूमने लगती है, लेकिन इंसेक्ट गिरने के साथ साथ ही इस तरफ चलना शुरू कर देता है, ऐसे एंड की तरफ चलना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो भाई ये रॉड क्या करती है, ये वाली रॉड ऐसे थोड़ी सी रोटेट हो जाती है, ठीक है ना, यूं करके, तो ऐसे ये रोटेट हो रही होती है रॉड, यहां पे ऐसे ये यूं, तो जैसे जैसे रोटेट होती रहती है इंसेक्ट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, ऐसे आगे की तरफ, तो जैसे ये पूरी 90 डिग्री रोटेट होती है इंसेक्ट बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये तो यहां की कहानी है, ठीक है, ये तो यहां की कहानी है। लेकिन इसने फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि भाई जैसे इंसेक्ट वहां गिरता है तो गिरते ही टाइम इसका आप ये बताइए कि वो कितने ओमेगा से चालू होगा, यानी कि इसी मोमेंट पे ये वाला ओमेगा कितना होगा जिसमें ये स्टार्टिंग होगी, ये वाला ओमेगा बताइए कितना होगा, ठीक है। तो भाई आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। जब इंसेक्ट वहां गिरता है तो इस सेंटर के अबाउट, ये जो सेंटर O है, सेंटर O के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम होगा m इंटू v इंटू L/4। कैसे पता चला भाई, मोमेंटम वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाओ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये मोमेंटम उसका उस पे गिरते समय है। अब गिरा, गिरते ही मान लीजिए ये चीज ओमेगा से स्टार्ट हुई, तो दिस शुड बी इक्वल टू I इंटू ओमेगा, जिसको हम ओमेगा नोट लिख देंगे अभी थोड़ी देर में, I इंटू ओमेगा। अब मेन चीज ये है कि जैसे ये यहां गिरता है तो इस सेंटर के अबाउट ये इंसेक्ट के साथ साथ ऐसे घूमना शुरू करता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब रॉड के साथ ये भी चिपक गया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है ना। अब इसने कहा सेम मास है, इंसेक्ट का मास और रॉड का मास सेम है, तो ये तो m हो गया, ये v हो गया और ये l हो गया, डिवाइडेड बाई 4 शुड बी इक्वल टू रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml² 12 प्लस इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू L², L/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, तो ये तो I हो गया और ये आपका ओमेगा नोट हो गया, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, यहां पे अगर मैं दोनों का कॉमन लूंगा तो ये 48 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और ये 4 और ये 3, तो ये आ जाएगा 7ml² और यहां पे ओमेगा नॉट और ये mvl/4,
ठीक है ना, 4 से ये कट के 12 आ जाएगा, m से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, ठीक है ना, तो दिस इज 12 v बाई 7 l, ये आपके ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई। तो इसको डब्बे में बंद कर लो। एक पार्ट का आंसर तो आपका ये आ गया। तो आप ये सोचिए, जब ये सवाल IIT JEE के एडवांस में आया हुआ है, तो इस पार्ट के नंबर अगर ये मान लो 7 नंबर का है या 5 नंबर का है या 8 नंबर का है, तो ये वाला पार्ट बड़ा आसान सा है। ठीक, तो क्या होता है कि जो मार्क्स होते हैं उसमें से समझ लो 3 नंबर का ये होगा और 5 नंबर का इसका सेकंड पार्ट होगा। अगर ये मान लो 5 नंबर का है तो समझ लिए 1 नंबर का ये होगा, 4 नंबर का दूसरा वाला होता है। तो जनरली ट्रेंड यही होता था उस वक्त भी, और आजकल भी यही होता है कि एक सवाल बड़ा आसान सा दिया जाता है, दूसरा बड़ा अच्छा दिया जाता है। तो अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट में ये बोला गया है, देखो वी और एल की टर्म में लानी थी, हमने ले आए। ठीक है, इफ द इंसेक्ट रीचेज द एंड बी व्हेन द रॉड हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, डिटरमाइन वी। इसकी वेलोसिटी वी बताइए कि जितनी वेलोसिटी से वो गिरा है, वो वेलोसिटी बतानी है कि अगर जैसे ही इंसेक्ट गिरता है और वो जब चलता है, वो चल के एंड पे पहुंचा है, रॉड घूम के 90 पे पहुंच गई। ठीक, और इन्होंने एक कंडीशन भी दी है, ये बोल रहा है कि वो जो इंसेक्ट चल रहा है उसके चलने का इफेक्ट ये है कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करती है। कांस्टेंट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करती है, इसीलिए तो इंसेक्ट चल रहा है। इंसेक्ट के चलने की वजह से ओमेगा कांस्टेंट मेंटेन हो गया है वहां पे। ठीक है, राइट, वरना जो इंसेक्ट गिरा है, ठीक है ना, उसकी वजह से जो टॉर्क डेवलप हुआ है वो ओमेगा को डेफिनेटली बदलता। राइट, तो उसमें क्या है कि जैसे ही इंसेक्ट दूर जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने की वजह से, ठीक है ना, ओमेगा कंट्रोल में है, ओमेगा कांस्टेंट मेंटेन्ड है। ठीक है ना, चलिए वो वाली बात तो हम करेंगे आगे। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं सवाल को। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि भाई ये किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहां गिरा था और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पे ये चलते चलते यहां पहुंच गया। तो अब इसकी डिस्टेंस, इस वक्त इसकी डिस्टेंस यहां से मान लीजिए x हो गई है। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई है? x हो गई है इस मोमेंट पे। ओके, तो अगर यहां से इसकी डिस्टेंस x हो गई है तो इसका mg ऐसे लग रहा होगा। तो इसके mg का देखो, रॉड का तो टॉर्क 0 है, लेकिन इस इंसेक्ट के mg का टॉर्क लगेगा x इंटू, और ये वाला कितना एंगल घूम चुकी है, ये मान लीजिए थीटा, तो ये x cos थीटा। तो जो टॉर्क लग रहा होगा इस टाइम वो इंसेक्ट का mg इंटू x का cos थीटा, ये इस वक्त इस पे टॉर्क लग रहा है और इसके mg के अलावा किसी का टॉर्क नहीं है। तो ये जो टॉर्क इस वक्त लग रहा है, अगर मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं तो दैट शुड बी इक्वल टू dl बाई dt, एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। तो L किसका है? इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, तो बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर ये ओमेगा नोट मेंटेन्ड है और ये यहां से x डिस्टेंस पे है, तो और ये तो प्योर रोटेशन, ये तो रोटेशन चल रहा है। ठीक है ना, तो रोटेशन के टाइम पे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो वो तो आई ओमेगा होगा। तो अगर मैं इसका यहां पे L लिखने लगूं कि चलो भाई मैं इसका L लिखता हूं, तो इसका L तो आई ओमेगा होगा। बिल्कुल होगा सर। अब मैं अगर इसका I लिखूं तो I हो जाएगा इसका पूरे सिस्टम का एम एल स्क्वायर बाई 12, ये तो रॉड का होगा, प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर, और साथ में ये ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है ना भाई, ओमेगा नॉट एज इट इज चलता रहेगा। और एक चीज और है यहां पे कि ये जो थीटा एग्जीक्यूट हो रहा है, थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो थीटा जो है वो ओमेगा की टर्म में लिखा जा सकता है। चलिए वो काम भी करेंगे, लेकिन पहले इसको निपटाएं। तो ये तो L हो गया भाई। अगर मैं यहां पे dl बाई dt करूंगा, dl बाई dt करूंगा ऑफ दिस, इसको डिफरेंशियल करूंगा t के रेस्पेक्ट में, dl बाई dt, और ये इधर भी है, तो यहां पे आप लिख सकते हो, देखो इसका डिफरेंशियल तो 0 हो गया, लेकिन इसका डिफरेंशियल आएगा ना 2m x
ओमेगा नॉट और साथ में डी एक्स बाई डी टी, ये आएगा डीएल बाई डी टी। आप देख लो वहां पे भाई, इसका तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, लेकिन इसका जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो 2x और 2x dx बाई डी टी आएगा। m और ओमेगा नोट कॉन्स्टेंट है, वो ये आ जाएगा। तो dl बाई डी टी को आप इसके बराबर कर दो, तो यहां पे आप mgx cos ओमेगा t इज इक्वल टू 2mx ओमेगा नॉट और यहां पे dx बाई डी टी। तो आप देखो, एक x से यहां पे एक x कट जाता है, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, और इस वाले m से ये वाला m कैंसिल हो गया। तो आप खुद ही देख सकते हो, इधर ओमेगा नॉट है और x है, ठीक है, और इधर ये t है। तो इसको आप ये लिख सकते हो, dx वालों को एक तरफ ले लो और इनको, अब आप देखो cos ओमेगा t और dt को मैं एक तरफ, ओमेगा cos ओमेगा t और ये वाला dt एक तरफ ले लेता हूं, और यहां से 2 ओमेगा नॉट और डिवाइडेड बाय ये वाला g और साथ में dx में एक तरफ ले लेता हूं। अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन करूंगा, इन दोनों का इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, तो भाई इधर से तो टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है कहां से कहां तक, ठीक, और यहां से आपके पास x आ जाएगा। और आप खुद भी देखो, जो ये cos ओमेगा टी dt लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है ना, जो ये cos ओमेगा टी dt लिखा हुआ है, इसमें जो लिमिट पुट करनी पड़ेगी वो टाइम वाली लिमिट पुट करनी पड़ेगी, ठीक है सर। अब टाइम कैसे पता चलेगा कि कहां से कहां तक? भाई t इज इक्वल टू 0 पे तो ये गिरा है, और t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू l बाई 4 थी, बिल्कुल सही बात है, और ये यहां से यहां चला जाता है, यानी कि पूरा l बाई 2 तक चला जाता है। कहां तक चला जाता है? l बाई 2 तक चला जाता है। और इसको कितना टाइम लगता है? भाई टाइम निकालना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि 0 से 90 तक ये ओमेगा की उसमें गया है, ठीक है ना। तो थीटा कितना चला है? ये पाई बाई 2 चला है, ठीक है ना। कितने रेट से? ओमेगा नॉट से, इज इक्वल टू टी, तो डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा नॉट। तो भाई ये वाली जो मैं वैल्यू रखूंगा, इसको पाई बाई 2 ओमेगा नॉट मुझे रखना पड़ेगा, पाई बाई 2 ओमेगा नॉट रखना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पे इसको अगर मैं अब इंटीग्रेट करूं, तो कॉस ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। तो भाई यहां पे आप एक काम करिएगा, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा में आप वैल्यू पुट करिएगा किसकी? 0 से लेके 0 से लेके पाई बाई 2 इंटू ओमेगा की। ओमेगा नॉट है, ये सब कुछ ओमेगा नॉट है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट एक्स। एक्स कितना आएगा ये यहां पे? चलो एक्स ही सही, एक्स पे लिमिट डाल देंगे, डिवाइडेड बाई जी, और इसमें लिमिट डालेंगे हम l बाई 4 से l बाई 2 तक। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये तो 1 बाई ओमेगा हो गया, और ये हो गया पाई बाई 2 ओमेगा नोट से ओमेगा नोट कर गया, तो ये तो भाई 1 बाई साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। एक ओमेगा तो नीचे आएगा ही आएगा, यहां पे ओमेगा नॉट तो आएगा ही यहां पे, तो 1 बाई ओमेगा नॉट, 1 बाई ये तो 1 बाई ओमेगा नॉट हो गया, और ये हो गया आपका 2 ओमेगा नॉट बाई जी, और l बाई 2 माइनस l बाई 4, और ये आपका l बाई 4 हो गया। क्या हो गया आपका? l बाई 4 हो गया। तो यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस वाले 2 से ये वाला 2 है, तो 2g बाई कितना? 2, ये तो 2g इधर हो गया, ये ओमेगा नोट का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई l, और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये ओमेगा नॉट भाई जहां जहां भी मैंने ओमेगा लिखा है वो सब ओमेगा नॉट है, तो ये रूट 2g बाई l आपका ओमेगा नॉट हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इंसेक्ट की हेल्प से निकालें तो ये वाला ओमेगा नॉट हो गया यहां पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये वाला ओमेगा नॉट और ये वाला ओमेगा नॉट तो यार सेम होने चाहिए, क्योंकि ओमेगा तो बदला ही नहीं है, ठीक है ना, ओमेगा तो चेंज ही नहीं हुआ है। तो यहां पे अगर मैं इसको और उसको बराबर रखूंगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2g बाई l इज इक्वल टू 12v बाई 7l, ठीक है। तो यहां से हम v निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, किसकी वैल्यू पूछी है इसने? द
द इंसेक्ट रीचेज द एंड वी व्हेन रॉड हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, डिटरमाइन वी। वी ही चाहिए हमें, तो वी आपका हो जाएगा अंडर रूट 2g/l और ऊपर आएगा 49l² और नीचे आएगा 144 बस। ठीक है भाई, इस l से ये वाला l कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ गया v। तो v की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपकी 3.5 या 0.35 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, 12v बाई इतना, तो ये आपका आंसर होगा इस वाले सवाल में। अब आप खुद देखिए यहां पे स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट यही है कि जो आप ये टॉर्क ले रहे हो, टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। अब मेरे दिमाग में ये कैसे आएगा कि मुझे dl/dt के बराबर करना है, वो इस इंसेक्ट से आएगा जो इंसेक्ट चलते हुए जा रहा है ऐसे। तो इंसेक्ट जब ऐसे मूव कर रहा है तो उससे क्या है, l बदल रहा है, तो l के बदलने का रेट ही टॉर्क है, राइट। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। ठीक है ओके बच्चों, चलिए अब एक और सवाल देखते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है, एक बस इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका ना मैकेनिज्म समझ नहीं आता बच्चों को, इसका मैकेनिज्म समझ नहीं आता कि ये रॉड कैसे है, परपेंडिकुलर एंगल कैसे लग रहा, तो ये थोड़ी क्लैरिटी के साथ देना चाहिए था उनको, बट कोई बात नहीं। ये बोल रहे हैं कि 4 2 kg masses आर कनेक्टेड बाई 1/4 मीटर लॉन्ग स्पोक्स ऑफ एक्सल टू एन एक्सल। अब ये जो एक्सल वर्ड लिखा है यहां पे, ऐसा लगता है कि इसका कोई एक्सल है इस तरीके का। ओके, तो भाई इसका एक्सल है, बच्चे समझ लेते कि ये एक्सल है इस तरीके से, तो कंफ्यूज बहुत हो जाता है इस डायग्राम को लेके और गलत आंसर निकाल के। खूब सारे बच्चों ने जब ये जेईई में आया था सवाल, तो इसकी स्ट्रक्चर उनको समझ ना आने की वजह से ही इसमें गलती कर दी थी उन्होंने। ठीक, तो एक्सल एज शोन इन द फिगर, अ फोर्स ऑफ F ऑफ 24 न्यूटन एक्ट्स ऑन द लीवर 1/2 मीटर लॉन्ग। अब ये लीवर कैसा है, बिल्कुल सब कुछ इस प्लेन में ही है, इसी प्लेन में ही है। ठीक, तो ये लीवर भी बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये एक स्पोक है, ये दूसरा स्पोक है, इन पे मास। अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे यूं, यहां से पकड़ के इसको यूं घुमाएंगे तो ये इस एक्सल के अबाउट ऐसे घूमेगा, यूं घूमेगा। इसको यूं उठाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो सब कुछ इसी प्लेन में है। तो अब इससे आसान कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना, इससे आसान कुछ है भी नहीं। तो यहां पे आप ये देखो, अगर मैं यहां पे एक फोर्स F लगा रहा हूं तो इसका तो ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा ना, यहां पे इसका तो एक कंपोनेंट वर्क करेगा ये वाला। ठीक, तो अगर ये F है, ये 30 है, तो ये F sin 30 होगा। ठीक, अब इस कंपोनेंट का टॉर्क इसके अबाउट F sin 30 इंटू 1/2 होगा। ठीक है ना, डेफिनेटली F sin 30 इंटू 1/2 इसका टॉर्क होगा। अब इसका जो भी टॉर्क होगा वो इसके आई अल्फा के बराबर होगा। अब इसका आई कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 4 है ना ये, तो 1 2 3 4 m r², और m कितना है 2 kg है, इंटू r कितना है 1/4 है, तो m r², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ एक का, 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो ये पूछ रहा है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, बस एक ही लाइन का सवाल है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा समय लगाया भी नहीं है। ठीक है ना, और f कितना है 24, तो दिस इज 24 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1/16 इंटू अल्फा। तो आप देखिए क्या क्या इससे कटेगा, क्या क्या बचेगा। ठीक है, तो इन 2 से ये वाला कट के 4 आ गया, इस 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, अब यहां पे अल्फा की वैल्यू आ गई 12, और यही आपका आंसर भी है, 12 रेडियन पर सेकेंड, यही आंसर भी है। ठीक, चलिए ये थोड़ा आसान सवाल था इसलिए मैंने जल्दी निपटा दिया, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। चलिए अब ये वाला सवाल देखिए, ये अपने आप में एक लीजेंडरी सवाल है और इसमें बहुत सारी क्लैरिटी की जरूरत होती है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, ठीक है, किस तरीके से डायग्राम बना हुआ है और हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं यहां पे साइड हो जाता हूं। ठीक, तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। इस क्वेश्चन में कुछ लाइनें ऐसी हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, जिनकी बहुत जरूरत पड़ेगी
ठीक है, उनको मैं यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं। फिर इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले पेज पे हम कॉपी करेंगे और वहां पे इसको, पहले मैं इसको समझा देता हूं यहां पे, फिर नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है कि टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। अगर हम इसको देखें तो दिस इज 0.1 मीटर है ये, ठीक है ना, और दोनों डिस्क 2-2 किलोग्राम की है। ज्वाइंट बाय अ रिजिड मासलेस लेंथ ऑफ 20, कितनी रिजिड रेडियस 0.1 मीटर है और ये वाली लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो भाई एक से अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले तो ये भी 0.1 है, क्योंकि ये पूरी 0.2 है तो ये भी 0.1 है और ये भी 0.1 है, तो रेडियस भी 0.1 और ये भी 0.1। ठीक है भाई, ओके। अब plane to disc through their centers. The object is kept on a truck in such a way that the axle of the object is horizontal and is perpendicular to the direction of motion of the truck. Its friction with the floor of the truck is large enough so that object can roll. तो ये रोलिंग करता है on the truck without slipping, बिना स्लिप किए। Take x axis as the direction of the motion of the truck. ट्रक की जो मोशन है उसको एक्स एक्सिस मानना है एंड जेड एक्सिस एज द वर्टिकली अपवर्ड। तो एक्स उसको मानना है, जेड उसको मानना, तो वाई इधर हो जाएगा। ओके डन, ठीक है। इफ द ट्रक हैज एन एक्सेलरेशन, ट्रक का एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच डिस्क एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क यानी कि फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना, ऑन ईच डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ओ। सेंटर ऑफ मास ओ के अबाउट निकालना है उस फ्रिक्शन का टॉर्क जो डिस्क पे लग रहा है, ठीक है, और उसको वेक्टर फॉर्म में बताना है और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं इस काम को हम। ठीक, तो पहले तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ऐसे करके। मैंने क्वेश्चन को छोटा करके यहां लगा दिया साइड में। चलिए, तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे बेटा, क्योंकि डायग्राम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ओके, तो भाई ये हमने एक इस तरीके से प्लेन बना लिया, ठीक है। इस प्लेन पे दो डिस्क हैं, इस तरीके से दो डिस्क लगी हुई है ऐसे, यू टाइप की दो डिस्क है ऐसे। तो ये हमने दोनों डिस्क ले। अब इन दोनों के जो सेंटर हैं वो ज्वाइन हो रखे हैं किसी रॉड से, ठीक है। तो एक का सेंटर ये रहा, दूसरे का सेंटर ये रहा, इस तरीके से दो डिस्क लगी हुई, ठीक है। अब यहां पे ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या है भाई, यहां पे एक पहिया यहां पे लगा हुआ है और एक पहिया यहां पे लगा, ये दिख रहा है, ये ट्रक है और ये ट्रक चल रहा है उस डायरेक्शन। ओके, ठीक है। अब यहां पे ये एक लाइन है जो मैंने बिल्कुल बीच में ड्रॉ कर दी है इस तरीके से, ठीक है, और ये इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, ये इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा कि इसके मिड पॉइंट के बिल्कुल नीचे लेनी है मुझे ये वाली, ये इनका मिड पॉइंट है, ये एक्चुअल में मिड पॉइंट नहीं है, इन दोनों का मिड पॉइंट है ये यहाँ। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ ली गई है ताकि इसके एक्सेल के बिल्कुल नीचे पहुंचे हम, ये लो, ठीक है। तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये डायग्राम आपको दिखना चाहिए, ठीक। तो भाई यहां पे हो क्या रहा है, तो ये दोनों व्हील्स हैं इस तरीके से ट्रक के, इनका डायग्राम आपको जैसे ही क्लियर होगा ना, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, ठीक। तो ये दोनों ट्रक के मतलब एक व्हील के टायर। अब ये ट्रक है, ये ट्रक है जो आगे की तरफ चल रहा है, ये ट्रक है जो आगे की तरफ चल रहा है विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू
9, ये ट्रक है जो आगे की तरफ चल रहा है, ठीक। और ये दोनों ट्रक के व्हील्स हैं, ये वाला ट्रक का व्हील है एक, और ये वाला ट्रक का व्हील। ट्रक ऐसे चल रहा है, तो आई होप दोनों को ट्रक के व्हील्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पूरा अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो ये अरेंजमेंट है पूरा का पूरा, ये एक ऐसे इस तरीके की रॉड पे रखा हुआ, मतलब ऐसे किसी प्लेन पे रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे भी है, ऐसे कर सकते हैं हम समझने के लिए। तो ये इस तरीके की एक रॉड है, एक रोड है, और उस पे चल रहा है ये। तो भाई जब ये वाली गाड़ी इस वाले प्लेन पे, भाई ये वाला प्लेन हो गया ना, यहां से ये हो गया ऐसे, और ये वाली एक यहां पे हमने ये वाला काम कर, ये समझ लो, ये हो गया ऐसे। तो इससे आपको ना पूरा 3D में ये चीज समझ आ जाएगी कि ये क्या चाहता है, क्या मेंटेन करना चाहता है ये, ठीक है भाई। तो यहां पे ये समझ लो कि ये एक आपका प्लेटफॉर्म है जो यूं है। अब आपको समझ आ जाएगा डायग्राम क्या है, ठीक है ना। ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये ट्रक है, इस ट्रक के ये व्हील्स हैं, और इस ट्रक के ऊपर ये रखा हुआ है अरेंजमेंट हमारे वाला। अब ये ट्रक जो है ये चल रहा है ए एक्सेलरेशन से आगे, और ये बिल्कुल स्टेबल है। अब ये ग्राउंड है, ये क्या कह रहा है कि जो ट्रक के चलने की डायरेक्शन है दैट इज एक्स, वो चीज एक्स है, तो वो वहां पे वो वाली डायरेक्शन है एक्स। अब इसकी बातें अगर हम पढ़ें यहां पे, ठीक है, ठीक है ना, इसकी बातों को अगर हम पढ़े तो ये कह रहा है कि टेक एक्स एक्सिस एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रक एंड जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड। तो भाई अगर यहां पे मैं डायग्राम बनाऊं ये वाला इस तरीके से, यहां पे बना लेते हैं इस जगह पे, तो ये वाली डायरेक्शन को आपको एक्स लेना है, एक ये वाली लाइन होगी, और अपवर्ड डायरेक्शन को आपको जेड लेना है, ठीक है ना। तो भाई आप देखो अगर ये एक्स है तो इस वाली डायरेक्शन को आपकी पॉजिटिव की वाई होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव का वाई होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड, क्योंकि अपवर्ड को तो इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव का वाई होना पड़ेगा, इसको एक्स होना पड़ेगा। ये डायग्राम यहां पे ड्रॉ इसीलिए किया मैंने ताकि ये अरेंजमेंट आपको समझ आए। तो ये यहां पे अगर ओरिजिन है तो ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको कि क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो भाई ये आपका एक व्हील है, आराम से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें भाई, डायग्राम पूरे अच्छे से समझ आने। अब इस सवाल को हम करते हैं, अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बची है। इस डायग्राम को अगर हम चाहें तो नेक्स्ट पेज पे एक बार को फिर से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ये ले लो सेफ्टी के लिए कि डायग्राम अगर गड़बड़ हो गया तो हम इसको दोबारा कर लेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब ये कह रहा है कि ये जो ट्रक है ये चल रहा है a = 9 से आगे की तरफ, ठीक है ना भाई, ये चल रहा है आगे की तरफ a = 9 से, ठीक है, चलने दो। तो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है भाई, सेंटर ऑफ मास पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा ma, ये वाला फोर्स लग रहा होगा ma, ओके। और जब ये ma इस पे लग रहा है तो ये चीज रोलिंग कर रही होगी, ऐसे रोल करते हुए यूं आएगी, ये रोलिंग करते हुए, क्योंकि ट्रक अगर ऐसे चलेगा तो ये चीज रोल करते हुए पीछे आएगी, ये चीज रोल करते हुए पीछे आएगी। अब जब ये रोल करते हुए पीछे आएगी यूं, तो इसको आगे कौन चला रहा है भाई, ये तो ma सीडो फोर्स हो गया, ठीक है ना। सीडो फोर्स तो सेंटर को केवल वेलोसिटी दे सकता है, ठीक। इसका मतलब इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन उस तरफ लग रहा है, इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के और उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट का जो फ्रिक्शन है वो इस डिस्क पे आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो भाई मैं अगर यहां पे एक लाइन लूं तो इसके सेंटर को अगर मैं यहां से जोड़ दूं इस पे, तो इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है F, ठीक। अब ये दोनों फ्रिक्शन मिला के मैं F लिखूंगा, ठीक, क्योंकि मुझे तो एक ही फ्रिक्शन लेना है पूरी बॉडी का। अब इस पूरी बॉडी का मास कितना है, 2m है, बिल्कुल। तो 2m पे इस ट्रक के एक्सेलरेशन की वजह से सीडो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक। तो ये सीडो फोर्स जो है ना, ये वाला A
इसके सेंटर का यानी कि इस असेंबली का एक्सेलरेशन नहीं है, ये ट्रक का एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं इस पे फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो 2ma, 2m टोटल मास है, ठीक है ना, उस पे कितना सिडो फोर्स लग रहा होगा, जितना भी टोटल मास है दैट इनटू ए। तो 2m मास पे ए एक्सेलरेशन ट्रक का उस तरफ है, तो 2m सिडो फोर्स इस तरफ लग रहा है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 2m इंटू, अगर इस सेंटर ऑफ मास का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a डैश है तो इसको मैं a डैश लिख देता हूं। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये एक्चुअल में हुआ क्या है, इस ट्रक पे ट्रक का एक्सेलरेशन a है उधर, और हम इस पे खड़े हो गए, यहां पे हम खड़े हो गए, तो हमें तो इस तरफ सीडो फोर्स दिखेगा, तो इस पूरी असेंबली पे 2ma सीडो फोर्स दिख रहा है, और यहां खड़े होकर हमें इसके सेंटर का एक्सेलरेशन a डैश दिख रहा है, तो 2ma माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ये। अब ये देखो फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला दोनों फ्रिक्शन मिलके F है, दोनों फ्रिक्शन मिलके F है। तो जो भी अगर एक टायर के नीचे फ्रिक्शन पूछा गया, एक व्हील के नीचे फ्रिक्शन पूछा गया, तो हम F/2 करेंगे। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इतना पता है कि अगर इसका एक्सेलरेशन सेंटर का a डैश है तो इसी पे खड़े होके अल्फा हमें दिखेगा a डैश बाई आर, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर, इसका भी फ्रिक्शन और इसका दोनों का फ्रिक्शन इंटू आर, ये टॉर्क हो गया। तो टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। अब इसका मास m है, इसका मास m है, तो m आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 इंटू, भाई टॉर्क केवल इसी का होगा, इंटू अल्फा, ये तो आई हो गया, इंटू अल्फा, अल्फा को लिख दो आप a डैश बाई आर। ये तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई देखो ये वाली वैल्यू, इस आर से ये वाला आर कैंसिल और इस आर से ये वाला आर कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां से हमें रिजल्ट मिला कि भाई जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो m a डैश के बराबर ही है, तो a डैश की वैल्यू तो फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई m के बराबर हो गई यहां पे a डैश की वैल्यू। तो इस इंसान को इस a डैश की वैल्यू F/m दिखेगी, ठीक है ना। अब यहां पे ये वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करूं तो 2m इंटू a, ये तो सिडो फोर्स हो गया, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 2m इंटू a डैश, ये फ्रिक्शन बाई m हो गया, m से m कट गया, तो आप देखो 2ma इज इक्वल टू 3f आ गया। तो यहां से मेरे पास ये आता है कि f इज इक्वल टू 2/3, f इज इक्वल टू 2/3 ma, 2/3 ma। अब इसका क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में लिख रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच डिस्क, दोनों ईच डिस्क यानी कि इस पे ईच डिस्क, तो F प्लस F डैश प्लस F डैश इज इक्वल टू F दोनों का। तो भाई यहां से मुझे पता चलता है कि F डैश एक पे आता है 1/3 ऑफ ma, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2, m कितना है, ईच इन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2 kg, अच्छा 2 है, और मल्टीप्लाई बाई a कितना है 1/3 इंटू a है 9, a कितना है 9, भाई इसका एक्सेलरेशन तो 9 है ना, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भाई यहां से मुझे हर एक पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन मिल गई। एक आंसर तो ये हो गया, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर 6 न्यूटन मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये देखिए इस जगह पे जो फ्रिक्शन है 6 न्यूटन इधर है और 6 न्यूटन इधर है, और ये आपका एक्सल है। लेकिन सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी, ये क्या हुआ है तो समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से व्हील जुड़ा हुआ है, ठीक, एकदम से उसके नीचे जो ट्रक है वो आगे चल पड़ता है, तो व्हील को एकदम से पीछे की तरफ चलना पड़ेगा सिडो फोर्स की वजह से। तो जब पीछे की तरफ वो चलता है तो वो रोलिंग करते हुए चलता है पीछे, जब वो रोलिंग करते हुए चलता है तो यहां खड़े होकर हम उसका एफबीडी बना रहे हैं कि हमें 2ma फोर्स ऐसे दिख रहा है, और रोलिंग करते हुए इसके सेंटर का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ले लो, इसका लीनियर एक्सेलरेशन इस तरफ a डैश दिख रहा है, तो 2ma माइनस दोनों फ्रिक्शन, 2ma माइनस दोनों फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2m इंटू a डैश, यहां से a डैश निकल आता है आपका। अब फ्रिक्शन का ही आप यहां पे टॉर्क देखिए, क्योंकि और किसी का टॉर्क होगा नहीं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करेंगे हम, ठीक, और अल्फा को हम a डैश बाई आर लिख सकते हैं, ये तो हम जानते ही हैं पहले से ही। तो भाई ये हमारा आंसर आ गया 6 न्यूटन। चलिए
इसके बाद उसने क्या बोला है, अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए अच्छे तरीके से, तो उसने बोला है कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ओ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क, यानी कि ये चाहता है कि आप टॉर्क की डायरेक्शन बताइए और उसका मैग्नीट्यूड बताइए। आई जे के की फॉर्म में टॉर्क निकाल देते हैं, बात खत्म, ठीक है ना। जो ये चाहता है वो कर लेते हैं, ठीक। अब इसको करना पड़ेगा हमें एक डिफरेंट और क्लियर डायग्राम के साथ। अभी हमें पिछले वाले पेज पे हमें ये पता चला है कि फ्रिक्शन फोर्स की, दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स की अलग अलग वैल्यू कितनी है, 6 न्यूटन, ठीक है भाई। इस पे भी और इस पे भी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 6 न्यूटन है। 6 इस पे है, 6 इस पे है, ओके। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है ना बेटा। देखो अगर हम देखेंगे यहां ध्यान से, तो सेंटर ओ से अगर मैं इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट को मिलाऊं तो वो ऐसे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हाँ सर ऐसे मिलेगा। और एक लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर जो यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा वो उस तरफ लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो अगर मैं एक ऐसी प्लेट ड्रॉ कर लूं यूं करके, ऐसे देखना आप ध्यान से, तो ये वाली प्लेट जो है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये ऐसे एक प्लेट हो जाएगी। अगर ये प्लेट सी ऐसे ड्रॉ कर लूँ मैं यहाँ पे, तो ये वाली वो प्लेट है, ठीक है ना, ये वो प्लेट है जिसमें इस लाइन के अलोंग तो फ्रिक्शन लग रहा है, और ये सेंटर ओ को इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से मिलाने वाली लाइन है। तो जो यहां पे इस जगह पे भाई, अगर मैं ये प्लेट ऐसे ड्रॉ कर लूं, यहां पे ये वाली प्लेट ऐसे होगी ना, यूं करके यूं होगी ये वाली प्लेट ऐसे, और ये ऐसे होगी। एक इधर, इधर भी ऐसे, इधर भी एक ऐसी प्लेट होगी यूं करके। अगर आप देखोगे तो एक प्लेट ऐसे होगी, एक प्लेट ऐसे होगी, यूं होगी। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये वाली जो लाइन है सेंटर ओ से, ये लाइन तो ऐसे मिल रही है, ठीक है ना, और फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, फ्रिक्शन लग रहा है उस लाइन के अलोंग। तो यहां पे जो आपको ये तो हो गया इसके अबाउट आर, ये तो हो गया आर, और ये हो गया फ्रिक्शन। तो आर क्रॉस एफ ये हो गए, आर तो ये हो गया, एफ ये हो गया, तो अंगूठा इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर आ जाएगा ये टॉर्क आपका, समझ में आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा टॉर्क। आई होप ये डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा। आर कहां है, आर ये रहा, इसके सेंटर को कॉन्टेक्ट पॉइंट से मिलाने वाली लाइन ही तो आर है, ये वाली, ये आर हो गई, तो ये आपकी आर हो गई। और यहां पे डिस्क का कॉन्टेक्ट पॉइंट है, अब इस पे उस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, तो ये लग रहा है फ्रिक्शन। तो इस वाले दोनों आर क्रॉस एफ का प्लेन यही तो हो गया, आर तो ये रहा, आर क्रॉस एफ का प्लेन, ये वाला प्लेन आर क्रॉस एफ का प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर। इसको मैं दिखा भी सकता हूं आपको इस प्लेट की मदद से, ये ठीक है ना, ये समझ लो ये, ठीक है ना। तो ये तो सेंटर ओ हो गया, ये वाला पॉइंट ओ हो गया भाई। अब यहां से अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूं, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लूं, तो ये वाली लाइन ये वाली लाइन हो गई। और यहां पे है व्हील, तो व्हील को भी दिखा सकता हूं मैं किस तरीके से है। मेरे पास एक व्हील है इस तरीके का, ये इस तरीके का व्हील है, ये मान लीजिए व्हील है ऐसे, ठीक है ना भाई। ट्रक की सरफेस तो ये रही, ट्रक ये तो ऐसे चल रहा था, लेकिन इसके सेंटर को, इस व्हील को इसके सेंटर से मिलाना है, तो ये वो प्लेन हो गया जिसका एक पॉइंट सेंटर से मिला हुआ है। तो आप देखो इस पे तो जो ये वाली प्लेन है ये तो आर हो गया, और यहां पे फ्रिक्शन हो गया, ठीक। तो भाई यहां पे इस तरीके से अगर इसको लिया जाए, तो ये वाली लाइन, ये सेंटर है, ये सेंटर ओ है, उससे व्हील का कॉन्टेक्ट पॉइंट मिला दिया, तो ये तो आर हो गया, और इस तरफ हो गया फ्रिक्शन, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया टॉर्क, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया टॉर्क। व्हील ऐसे है, व्हील तो ऐसे चल रहा है, यूं चल रहा है व्हील ऐसे, राइट। तो इसको अगर और ध्यान से देखा जाए, तो ये वाली डायरेक्शन जो है ना, ये थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने इसको बताने में, मुझे इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बट ये क्लैरिटी तभी आएगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये वाली डिस्टेंस 10 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 10, और ये वाली डिस्टेंस भी 10 है, ये वाली डिस्टेंस 10 है, ये वाली डिस्टेंस 10 है, तो ये वाला एंगल थीटा तो 45 हो गया भाई। ये 10 है, ये 10 है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों 45 डिग्री हो गए।
अब यहां पे जो टॉर्क उठा है, ये जो टॉर्क उठा है, ठीक है ना, ये टॉर्क उठा है इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क यहां पे एक टाइम से ये समझ लीजिए टॉर्क इस डायरेक्शन में उठ गया यहां पे, आर क्रॉस एफ। भाई आर ऐसे है, एफ ऐसे, अंगूठा उठ गया ऊपर, तो इस टॉर्क के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी कि एक कंपोनेंट तो यहां पे इस तरफ आएगा, ठीक है, यानी कि माइनस के वाई में आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा जो कि प्लस के जेड में आएगा। अब इस टॉर्क की वैल्यू अगर हम निकालें तो दिस शुड बी आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। आर तो ये वाली डिस्टेंस हो गई, तो 10 ये और 10 ये, यानी कि 0.1, तो दिस इज 0.1 रूट 2। ये वाली तो भाई 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो भाई 0.1 रूट 2, ये वाली डिस्टेंस तो ये वाली हो गई, ये मल्टीप्लाई बाई दिस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू 6, तो दिस इज 0.6 रूट 2। ये आपका टॉर्क हो गया 0.6 रूट 2, तो इस वाली लाइन के अलोंग 0.6 रूट 2 हो गया। तो अगर ये वाली लाइन के अलोंग 0.6 रूट 2 है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कितना है 0.6 रूट 2, तो ये वाला कंपोनेंट 0.6 होगा, ये वाला कंपोनेंट 0.6 होगा, तो भाई ये वाला कंपोनेंट भी कितना होगा 0.6 और ये वाला कंपोनेंट भी कितना होगा 0.6। अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, माइनस वाई, तो माइनस का 0.6 जे, और ये वाली कौन सी है पॉजिटिव की जेड, तो पॉजिटिव का 0.6 के। तो भाई मेरे हिसाब से तो जो टॉर्क है उसका ये आंसर आना चाहिए, माइनस का 6J और प्लस। अब यही काम अगर हम यहां करेंगे इस वाली साइड, तो इस वाली साइड बेटा यहां से एक लाइन तो ये वाली होगी और फ्रिक्शन उसी तरफ होगा, तो इसमें आर तो ऐसे हो गया, आर तो यू हो गया, आर क्रॉस एफ, यहां पे टॉर्क इस तरफ आ जाएगा, तो यहां का टॉर्क, इस जगह का टॉर्क, इस जगह का टॉर्क जैसे ये ऊपर है, ये वाला टॉर्क यहां पे नीचे की तरफ आ जाएगा, तो एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा 0.6 का और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा कितने का 0.6 का। तो इस वाले में वो वाला जो वो तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस वाला हो जाएगा। एक ये भी भाई, ये इसमें एफ उधर है, इसमें भी आर इस तरफ, आर तो क्योंकि राइट हैंड ही लेना है, आर इस तरफ एफ इस तरफ, टॉर्क इस तरफ आएगा, ठीक है ना। अगर इस तरफ टॉर्क आएगा तो माइनस वाई वाला कंपोनेंट तो एज इट इज रहेगा और वो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो प्लस जेड वाला जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट माइनस का 0.6 जे ही रहेगा और वो माइनस का 0.6 के हो जाएगा वो वाला। तो कहीं कहीं पे इस वाले आंसर को कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं 0.6 जे और प्लस माइनस 0.6 के, ये टॉर्क की इक्वेशन हो जाती है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड अगर टॉर्क का देखेंगे तो वो 0.6 इंटू रूट 2 होगा, तो 0.6 इंटू 1.41 के आसपास होगा। तो 0.846, तो 0.85 न्यूटन मीटर के आसपास इसका टॉर्क होगा। ये आपका टॉर्क का आंसर हो गया। तो ये ना क्वेश्चन बस केवल डायरेक्शन बेस्ड था ताकि आपको डायरेक्शन पता चले उसकी। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों इस सवाल को अगर देखा जाए तो ये सवाल केवल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि आपने किस तरीके से इसको बनाया है, किस तरीके से आपने इसको समझा है, ठीक। अब इसको एग्जैक्ट लाने में बहुत सारे बच्चे इसकी 3D इमेजिनेशन में गलती कर देते हैं, उससे गलत हो जाता है। कभी कभी डायरेक्शन में पंगे हो जाते हैं, वो तो आंसर जो है ना एग्जैक्ट मैच नहीं करता, प्लस माइनस में भी गड़बड़ हो जाती है और मैग्नीट्यूड में भी गड़बड़ हो जाती है। कोई कोई इस एंगल को नहीं पहचान पाते कि ये 10 है, ये 10 है तो ये 45 होगा, तो यहां से जो टॉर्क होगा वो भी परपेंडिकुलरली ऐसे ही होगा, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आंसर हमारे मैच कर गए हैं, सारे के सारे आंसर यही हैं। तो एक आंसर तो ये वाला है अपना, और एक आंसर ये वाला है, और एक ये आंसर जो कि पिछले वाले पेज पे आया। 3 चीजें पूछी है, तीनों का आंसर हमने इसमें दे दिया। तो आप ये देखिए बहुत ज्यादा हाईली टफ भी नहीं होता, हो जाते हैं अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो हमारी तो हमसे सवाल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर 6I न्यूटन, ठीक है। 0.6 माइनस जे प्लस माइनस के, ये भी सही है, और 0.85 नैनोमीटर, तीनों आंसर बिल्कुल सही मैच किए हैं हमारे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है बच्चों। ये सवाल भी बहुत डिमांडिंग है।
ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें 2-3 चीजें पूछी गई हैं, बट सीखने को इसमें से बहुत कुछ मिलता है। ठीक, ये कह रहा है कि डिस्क ऑफ मास 2m, ये एक डिस्क है जिसका मास 2m है और रेडियस r है। ठीक है ना, इसको ऐसे हम घुमाते हुए लाए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और घुमाते घुमाते इस पे टेक दिया, और इसके सेंटर से एक स्ट्रिंग के थ्रू यहां m मास और बंधा हुआ है। ठीक, तो ये क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द डिस्क इज 0.5। प्लैंक के और डिस्क के बीच में यहां का फ्रिक्शन 0.5 है। स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ डिस्क, ठीक है ना, एंड पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्टेड टू द मास m shown in this figure. Now the disk is given an angular velocity omega naught in clockwise direction and gently placed on the plank. Consider this instant as t is equal to 0. Based on the above information, answer the following questions. तो इसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो ये कह रहा है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो ये तो एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनमें से इनको पढ़ेंगे हम क्या कह रहा है कि कितनी देर तक क्या होता है। बी पार्ट में पूछा है कि द टाइम टी नोट अप टू विच ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, जो लटका हुआ ब्लॉक है वो कितनी देर तक स्टेशनरी रहेगा। उसके बाद ये पूछा गया कि टोटल टाइम बताइए, ठीक है ना, जिसमें वो जो क्या बोलते क्रॉस द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, जिसमें डिस्क जो है प्लैंक पे से उतर जाएगी। तो ये 3 सवाल पूछे गए हैं और इन सवालों को अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। सारे क्वेश्चन यहां पे किए जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो इसका मैं अगर डायग्राम यहां पे, वैसे तो बहुत ही अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम बहुत क्विक वाला डायग्राम बना लेते हैं। भाई मान लो ये एक फिक्स सरफेस है, ठीक है। अब इस फिक्स सरफेस पे एक इस तरीके का L लेंथ का प्लैंक रखा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है L। अब हमने क्या किया, हमने एक डिस्क ली, ठीक है ना, और जो डिस्क है वो ऐसे घूम रही है, और हमने इस डिस्क को घूमते घूमते यहां बिल्कुल इस वाले एंड पे रख दिया, यहां से यहां इस वाले एंड पे रख दिया। ठीक, और इस डिस्क के सेंटर से, जैसे ये डिस्क का सेंटर है यहां पे, इसके सेंटर से ऐसे एक स्ट्रिंग को यूं हमने ज्वाइन कराया। ठीक है, एक स्ट्रिंग को ऐसे हमने यहां से यूं ज्वाइन कराया और ये स्ट्रिंग यहां तक पहुंची, ठीक है ना, तो इसको ऐसे यहां पे ज्वाइन करा दिया इससे। ठीक है, अब यही वाली स्ट्रिंग यहां पे पहुंचती है इस जगह पे, और उसमें नीचे एक m मास भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसी में एक m मास भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये यहां पे स्ट्रिंग जो है इससे ऐसे ज्वाइन हो रखी है, और यहां पे हमने एक पुली ली हुई है जो यहां पे ऐसे लगी हुई, ठीक है, और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट, ठीक है ना। इस बात को अब समझना है कि ये किस तरीके से ज्वाइन हो रखी है यहां पे। तो ये स्ट्रिंग ऐसे यहां पे इससे यूं ज्वाइन हो रखी सेंटर से। इस डिस्क का मास है 2m और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r, और स्टार्टिंग में ये जो डिस्क है ये ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है। तो आप बच्चों देखो ध्यान से, अगर ये 2m मास के डिस्क यहां पे हम इसको ऐसे घुमाते हुए लाएंगे और इस पूरी असेंबली को ऐसे टेक देंगे, तो यहां पे जब ये ऐसे घूमेगी तो रखते ही इसको तो ऐसे चलना चाहिए। इमेजिन ये किया जाता है कि कोई चीज अगर ऐसे घूम रही है, भाई अगर मैं इस चीज को ऐसे घुमाऊंगा यहां पे, ठीक है, तो ये समझ लीजिए अगर मैं इस डिस्क को, ठीक है, मान लीजिए ये वाली जो डिस्क है यहां पे ये भाई क्लॉकवाइज घूम रही है, तो क्लॉकवाइज तो ऐसे घूम रही है, तो अगर इस पे करूं तो ये इस तरफ चलेगी। जैसे ये अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है और इसको किसी चीज पे रखते हैं तो ये इस तरफ चलने की कोशिश करती है, इस तरफ, ठीक है भाई, तो ये डिस्क इस तरफ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा यहां पे, जैसे ये इस पे टच होगी, इस पॉइंट पे टच होगी यहां पे, तो ये यूं घूम रही है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ ऐसे लगेगा, तो ये फ्रिक्शन इस डिस्क को पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका टेंशन यहां पे आगे की तरफ भी है, तो वो टेंशन आगे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उस तरफ इसके सेंटर का मूवमेंट हो जाएगा। तो इसके फ्रिक्शन की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, म्यू एम जी, ठीक है ना। तो म्यू कितना है 0.5, एम कितना है इसका 2m इंटू जी, तो
तो भाई फ्रिक्शन जो है वो mg के बराबर लग रहा है। ओके, अगर फ्रिक्शन इस तरफ mg है और इसका मास भी m है, तो भाई यहां पे अगर आप टेंशन निकालोगे तो ये टेंशन भी तो mg के बराबर ही होगी। ठीक, तो ये वाली टेंशन mg के बराबर होगी मैक्सिमम। अब इस तरफ भी mg लग रहा है और इस तरफ भी mg लग रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन अभी तो भाई 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर को इधर खींचने वाला टेंशन और इसको फ्रिक्शन जो इधर इसको ले जाना चाहता है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम हो रखे हैं। ठीक है ना, तो यहां पे टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन हो रखा है। इसलिए कुछ समय तक जब तक ये ऐसे दौड़ती घूमती रहेगी, कुछ समय तक इस डिस्क को इसके ऊपर ही घूमना पड़ेगा। ठीक, इसलिए जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आप देखो क्या ऑप्शन दिया है इसने, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा है द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट फॉर सम टाइम टी ग्रेटर देन 0। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्क जो है, डिस्क को उसी पे ही घूमना पड़ेगा, तो उसके सेंटर से जुड़ा हुआ जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। बी, द ब्लॉक स्टार्ट एक्सेलरेटिंग जस्ट आफ्टर प्लेसिंग द डिस्क। ये गलत हो गया। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, द डिस्क इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन। बिल्कुल, जब उसी पे ही घूमती रहेगी तो प्योर रोटेशन ही हो रहा है, परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन फॉर सम टाइम ग्रेटर देन 0। तो ये वाला पॉइंट भी सही हो गया। तो डी में बोल रहा है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। अगर सिंगल करेक्ट है तो फिर भाई ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। जो बोल रहा है कि ए और सी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। यहां पे डी आंसर है। वो इसलिए वो डिस्क जो है वो उसके ऊपर ही घूमती रहेगी, क्योंकि उस डिस्क के नीचे का जो फ्रिक्शन है जो उसको उस तरफ लेके जाता वो भी उतना ही है, और उसके सेंटर को खींचने वाला जो टेंशन है वो भी उतना ही है। इसलिए बेटा ये यहीं रहेगी। तो इसका आंसर तो हो गया डी। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछ रखा है वो टाइम बताइए जितने टाइम तक ये ऐसे घूमती रहेगी। ठीक, तो इसमें मुझे वो टाइम भी बताना जितने टाइम तक ये ऐसे घूमती रहेगी। तो भाई सबसे पहले तो ये देखो कौन है जो इसको घूमने से रोकेगा, तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क। तो फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना होगा, इसका मास तो 2m है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² बाई 2 इंटू इसका अल्फा। ठीक है ना, इस वाले 2 से ये 2 कट गया, इस वाले r से ये वाला r कट गया। ठीक है, और अल्फा क्या है इसका, ये वाला, तो 2f, और f की वैल्यू कितनी है mg, ये वाला कितना है mg, तो इस वाले f को कितना लिख सकते हैं हम mg, तो mg इज इक्वल टू mr अल्फा। mr अल्फा, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू हो गई g अपॉन r, m से m भी कट गया। ओके, अल्फा की वैल्यू g अपॉन r है, और मुझे इतना पता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है अभी ओमेगा नॉट, और ये कब तक घूमती रहेगी, जब तक इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। और जैसे ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी घूमते घूमते 0 होगी, 0 होने के बाद मतलब ये रुकेगी, और रुकने के बाद ये वाला फोर्स इसको लेके आगे बढ़ेगा और फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाएगा, तो उसके बाद इसका ओमेगा इस तरफ डेवलप होना शुरू हो जाएगा 0 से, यानी कि रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो भाई मेरे को केवल वो टाइम निकालना है जब इसका ओमेगा नोट से कितना हो जाए, ओमेगा 0 हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो यहां से टी की वैल्यू आ गई आपकी ओमेगा नॉट आर बाई जी। तो भाई एक आंसर तो ये हो गया। इतने टाइम तक ये चीज गोल गोल घूमती रहेगी और रुकने में इतना टाइम ले लेगी, तो तब तक ये ब्लॉक ऐसे ही चलता रहेगा। फ्रिक्शन यहां पे आपका मैक्सिमम लगता रहेगा, क्योंकि काइनेटिक टाइप लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे घूम रहा है, स्लिपिंग हो रही है, तो ये mg के बराबर रहेगा, इतना ये यही रहेगा। लेकिन जैसे ये रुकेगी, ये फ्रिक्शन तुरंत स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक होने के बाद ये चीज रोलिंग स्टार्ट कर देगी। तो इसके सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं, क्या हम सही टिक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो टाइम टी नोट अप टू, ये लो, ए ऑप्शन इसका सही हो गया, वैसे ही दे रखा आंसर। तो 0 भी है, फॉर ओमेगा नॉट बाई जी भी है, क्वेश्चन इज इररिलेवेंट, ऐसे तो ये खतरनाक ऑप्शंस है। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर रीड किया जाए तो बोल रहा टाइम टी ओमेगा एट विच, टोटल टाइम एट विच द डिस्क विल क्रॉस द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। तो टोटल टाइम बताना है कि दूसरे एंड को ये क्रॉस कर जाए। अब बेटा सिचुएशन को आप समझना ध्यान से, ये कौन सा टाइम पूछ रहा है,
ये पूछ रहा है कि इस वाले एंड से ऐसे रोलिंग कर करके इस वाले एंड पे चली जाए, तो ये वाली लेंथ कितनी है, एल। ये तो उसने एल दे रखी है ना क्वेश्चन में। ओके, तो ये देखना है कि ये यहां से यहां तक एल डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगाती है डिस्क। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं किसी तरीके से इसका एक्सेलरेशन निकालूं। ठीक है भाई, अब इसका एक्सेलरेशन कैसे निकले, जो इसका एक्सेलरेशन होगा तो भाई वही इसका भी एक्सेलरेशन होगा, जो सेंटर का होगा। तो इसकी इक्वेशन बना लो, इसकी इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक इक्वेशन बन गई, उसकी बना लो। उस पे आगे की तरफ टी लग रहा है और पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। भाई इसका अगर लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इस तरफ तो टी लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, और अब वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, स्टैटिक है, तो वो ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते अभी। ठीक, तो t माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम, उसका कितना है 2m है, तो दैट इज 2m इंटू ए, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो इस t से ये t कट जाएगा, तो यहां पे एक तो mg बचेगा और माइनस का एफ आर बचेगा और इधर 3ma बचेगा। तो इन दोनों से मुझे ये इक्वेशन मिलती है। ओके, अब एक इक्वेशन हम ये भी बनाते हैं कि भाई जब इसके सेंटर का एक्सेलरेशन आर है, ए है, और ये रेडियस आर है, तो ए बाई आर जो है इसका अब अल्फा होना चाहिए, इसका अल्फा ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो अल्फा किससे निकलेगा, वो अल्फा निकलेगा अब टॉर्क की इक्वेशन से। तो टॉर्क तो केवल फ्रिक्शन का ही है, तो फ्रिक्शन और मल्टीप्लाई बाई आर, और किसी का टॉर्क तो है नहीं, इज इक्वल टू आई अल्फा। तो 2m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये आई हो गया, इंटू इसका अल्फा, अल्फा हो गया a बाई आर। ठीक है भाई, अब आप यहां पे देखो फ्रिक्शन कितना आएगा, इस वाले आर से ये वाला आर कट गया, इस 2 से 2 कट गया, इस वाले आर से ये वाला आर कट गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई ma। तो ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो mg माइनस एम ए इज इक्वल टू 3ma, तो a की वैल्यू हो गई g बाई 4। अगर एक्सेलरेशन g बाई 4 है इसका, तो जब ये सेंटर रोलिंग करना स्टार्ट हुआ है उसके बाद कितना टाइम लगेगा इसको खत्म करने में, तो L इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। एल लेंथ ट्रेवल करने में हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, तो ये हो गया आपका 8L बाई जी, 8L बाई जी, और इसका अंडर रूट इज द टाइम टी। लेकिन वो पूछ रहा है टोटल टाइम, ठीक है ना। तो रखने के बाद टी टोटल रखने के बाद ओमेगा नॉट आर अपॉन जी, तो इसको घूमने घूमने में लग गया, और अंडर रूट का 8L बाई जी इसको वहां से उतरने में लग गया। तो ये आपका आंसर है। अब देखते हैं ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ओमेगा नोट आर बाई जी प्लस 8L बाई जी, और ये तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। एक बार इसका आंसर देखते हैं, DAB, तो इसमें बी सही है, इसमें डी नहीं नहीं, इसमें ए सही है, अप टू विच रिमेन्स स्टेशनरी। पहले वाले में डी होगा, अच्छा DAB, ठीक है ना, DA, ये ए है, ठीक है, डी अरे देख लेते हैं आंसर कितना है, BAD, तो इसका बी होना चाहिए, इसका ए होना चाहिए, और इसका डी होना चाहिए। एकदम सही आंसर है हमारे। तो सारे के सारे आंसर अपने परफेक्ट हो रखे हैं, ये लो, तो ये अपने आंसर मैच कर गए। राइट बेटा, देखो रोटेशन का टॉपिक क्या होता है, उसमें बेटा बहुत फास्ट नहीं चला जा सकता। अगर हमको समझना है, समझते धीरे धीरे, तो बहुत फास्ट नहीं चला जा सकता। थोड़े से क्वेश्चन में काफी टाइम हमें इसलिए लग गया क्योंकि मुझे एक एक चीज बिल्कुल ओपन करके बतानी थी कि हम किस तरीके से चलते हैं। और बच्चों ऐसा ही नहीं है कि किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो बस जो क्वेश्चन है उसको देखो। भाई टीचर का एटीट्यूड भी गेन करना होता है कि टीचर कैसे सवाल पढ़ रहा है, कैसे टीचर ने इसको समझा, कैसे टीचर ने इसमें अप्रोच की, टीचर ने किस चीज को टारगेट बना के इक्वेशन लिखी है, किस तरीके से सर को, मतलब टीचर को कैसे पता चला कि हमें ये निकालना है। तो वो वाली चीजें, टीचर की जो मेंटल स्टेट है उसको इमेजिन करना पड़ता है कि भाई सर क्या सोच के पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो वो भी हमें देखना है। ठीक, चलिए कुछ और सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक
ये वाला सवाल मुझे और अच्छा लगता है काफी। ये एचसीवी का एक क्वेश्चन है जिसको ऐसे ही लांग के लोग बाग चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते, अपने आप में बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। इसको देखेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। इसने बोला यूनिफॉर्म रॉड पिवोटेड एट इट्स अपर एंड हैंग्स वर्टिकली, इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल 60 डिग्री एंड देन रिलीज्ड, find the magnitude of the force acting on the particle of mass dm at the tip of the rod when the rod makes an angle 37 degree with the vertical। अब इसमें बहुत ध्यान से देखना है। इसने कहा कि एक वर्टिकल लाइन है ऐसे, ठीक है ना, और एक रॉड है। तो रॉड जो है वो बहुत इस तरीके की थिन लाइट रॉड है, लाइट रॉड है इस तरीके की, और ऐसे 60 डिग्री पे ऐसे उसको घुमाया गया है। तो 60 है तो 60 पे ही रखेंगे हम। तो वो यहां से हिंज हो रखी थी, ऐसे यूं हिंज हो रखी थी और 60 डिग्री पे है इस वक्त। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे ये वर्टिकल है, ये आपका वर्टिकल है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन को छोटा करके यहां चिपका लेते हैं। अब बनाते हैं डायग्राम यहां, ठीक है। ओके भाई, तो ये हमारा ये हो गया, ये वर्टिकल है अपना। तो कह रहे कि ये रॉड जो है ना 60 डिग्री पे है स्टार्टिंग। ओके, तो अगर ये 60 डिग्री पे है ये, तो कह रहे हैं कि भाई इस रॉड को हमने रिलीज कर दिया और थोड़ा सा इसको ऐसे जाने दिया, तो ये एक टाइम पे अपने 60 डिग्री से 37 डिग्री पे आ गई। पहले कितनी थी 60, तो ये यहां से 60 डिग्री पे थी, अब ये यहां से 37 डिग्री पे आ चुकी है, ठीक। और रॉड को यहां से हिंज किया हुआ है। अब कह रहे हैं कि रॉड के बिल्कुल एंड पे एक पार्टिकल ऐसे चिपका हुआ है ऐसे, और इस पार्टिकल का जो मास है दैट इज डीएम, उसका मास है कितना डीएम। तो वो कह रहे हैं कि 60 से 37 पे आते हुए जैसे ये रॉड 60 से 37 पे आई है, तो पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड पिवोटेड एट दिस through 60 and then release, find the magnitude of force acting on the particle of mass dm at the tip of the rod when the rod makes an angle 37 with the vertical। इस पे लगने वाला फोर्स बताना है। तो भाई मुझे तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये रॉड सर्कुलर मोशन करते हुए आ रही है। तो ये रॉड अगर सर्कुलर मोशन करते हुए आ रही है, तो किसी भी पार्टिकल पे, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पे दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक ए टेंजेंशियल और एक ए सेंट्रीपिटल। तो इस लास्ट पे पार्टिकल जो चिपका हुआ है इस पे भी दो ही एक्सेलरेशन होंगे, ठीक है ना, इस पे भी दो ही फोर्स होंगे। कौन सा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, दोनों के दोनों मुझे निकालने हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ओके भाई, अब ये भी देखना है कि ये कौन से पॉइंट के अबाउट रोटेट। अब मेरा टारगेट है इसका ओमेगा निकालना और इसका अल्फा निकालना, है कि नहीं भाई, इसका ओमेगा निकालना और इसका अल्फा निकालना। अब अगर मैं ओमेगा और अल्फा निकालता हूं, ठीक है ना, ओमेगा और अल्फा निकालता हूं, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर फटाफट आ जाएगा। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास ये एम ए सी, एक तो ये फोर्स आता है और एक एम ए टी ये फोर्स आता है, और मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दूंगा, मेरे पास फोर्स आ जाएगा। ये यहां का मेरा टारगेट है। तो चलिए इस काम को करते हैं। तो अगर ये एम मास और एल लेंथ की क्या है रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। सेंटर ऑफ मास यहां से यहां आ चुका है, तो इसके सेंटर ऑफ मास ने इन टोटल कितनी हाइट नीचे ट्रेवल की है ये देखना है हमें, है ना, कितनी नीचे ट्रेवल कर लिया इसने हाइट, ये यहां से यहां पहुंच गया ये, है कि नहीं। तो भाई ये चीज यहां से यहां पहुंच गई, बस यही देखना है कितनी हाइट इसने नीचे की।
तो ये वाली लेंथ होगी कितनी, ये वाली लेंथ होगी l/2, ठीक है ना, ये वाली लेंथ l/2 cos 37, तो l/2 cos 37 माइनस l/2 cos 60 इंटू mg, ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, तो दिस शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू ml²/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए ये, ठीक है ना। तो देखिए किस चीज से क्या क्या कटेगा, तो दिस इज mgl/2 इंटू कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 होता है आपका 4/5, 4/5 का आप 8/10 लिख सकते हो, माइनस कॉस 60 ये कितना होता है, ये आपका 5/10 लिख सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू 1/2 ml²/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और ये वाली चीज आपकी कितनी हो गई 3/10, 3/10 में 3 की मल्टीप्लाई करो 9/10, तो ये वाली चीज हो गई 9/10, इस वाले m से और इस वाले l से ये वाला m और ये वाला l कट गया, तो ये वाला 3 ऊपर पहुंच गया, 8 - 5 3 3 3 9, 9/10 ऊपर g है और ये l है, दिस इज g/l इंटू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, तो 9/10 g/l ओमेगा का स्क्वायर आ गया आपके पास, करेक्ट। तो आप ये देखो आपके पास ए सेंट्रीपिटल यानी कि इस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन कितना आ गया, ठीक, वो आ गया आपके पास r ओमेगा स्क्वायर, तो l इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो डेफिनेटली 9/10 इंटू जी आ गया आपके पास, तो ए सेंट्रीपिटल इज क्योंकि एल से एल कट गया, तो दिस इज 0.9 टाइम्स ऑफ जी, ये एक एक्सेलरेशन आ रहा है आपके पास, ठीक है, ओके। अब मेरे को दूसरा निकालना है, ठीक है ना, तो दूसरे वाले एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो मतलब टॉर्क है उसको आई अल्फा के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका जो टॉर्क है मुझे आई अल्फा के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस रॉड पे जो है टॉर्क लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इस रॉड पे मुझे टॉर्क लिखना पड़ेगा। जो ये टॉर्क लिखेंगे हम, ये किसकी वजह से होगा, ये तो डीएम है, ये तो बहुत टाइनी पार्टिकल है, इसकी वजह से इनसिग्निफिकेंट होगा, डेफिनेटली इसका खुद का जो एमजी होगा, इस रॉड का खुद का जो एमजी होगा, जो यहां पे नीचे की तरफ लग रहा होगा, उसकी वजह से इस पे टॉर्क होगा, ठीक है ना। तो वो टॉर्क कितना होगा, वो टॉर्क होगा आपका mg इंटू l/2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन 37 आएगा, यहां पे ये आएगा साइन 37 इज इक्वल टू आई अल्फा, तो ml²/3 इंटू अल्फा, ये यहां से अल्फा आ जाएगा मेरे पास, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं m और l से, m और l खत्म, तो साइन 37 आता है 3/5, 3/5 इंटू 3, ये फिर 9 हो गया, और यहां वाला 5 और ये 2 हो गया 10, और ये अगेन g/l हो गया, अरे यार ये अल्फा फिर वही आ गया, ठीक है ना। तो भाई यहां पे ए टेंजेंशियल जो है, ए टेंजेंशियल की वैल्यू होगी आर अल्फा, और आर तो एल है, तो एल इंटू अल्फा, ये अगेन 0.9 टाइम्स ऑफ जी आ गया, ठीक है ना। तो भाई ए टेंजेंशियल भी आपका कितना आ गया, 0.9 टाइम्स ऑफ जी आ गया, ये तो आप खुद ही सोच सकते हो जो इस पे फोर्स होगा वो इसका कितना होगा, dm इंटू ए सी इसका स्क्वायर प्लस dm इंटू ए टी इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो भाई dm को तो ले लो बाहर, और AC AT में जो g लग रहा है उसको ले लो बाहर, और 0.9 और √2 को यहां ले लो, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका, ये पता नहीं क्यों अपने टाइप का एक अलग ही सवाल है, इस टाइप का अलग ही सवाल है ये, एक जिसमें पूरी कैलकुलेशन रॉड के हिसाब से करनी पड़ती है, और इस पार्टिकल को, जो छोटा सा पार्टिकल एंड पे चिपका हुआ है, वो सारा डेटा उसको देना पड़ता है कि चलो भाई इसके लिए हमने कैलकुलेशन की है, इसको दे देते हैं ये वाला डेटा। और सर्कुलर मोशन के फंडे बिल्कुल वेरी वेरी क्लियर होने चाहिए आपके, क्योंकि ये वाला पार्टिकल तो भाई इसके टिप पे चिपक के सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, और सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन जो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, यही होता है नेट, ठीक है ना।
तो ये वाली बात हमें समझ आ गई। एक सवाल और देखते हैं, ठीक है बच्चों, एक सवाल और देखते हैं। ये वाला सवाल देखो, ठीक है ना, ये सवाल भी काफी पॉपुलर सवाल है और ये भी मतलब ये नहीं तो इसी के जैसे कई बार सवाल जेई में आ चुके हैं। ये कह रहा है कि अ लाइट रॉड with balls A and B at its end and length L is clamped at the center in such a way that it can rotate freely about a horizontal axis। बहुत ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि भाई एक लाइट रॉड है, उसके दोनों एंड पे m मास के दो पार्टिकल लगे हुए हैं और उसको मिड पॉइंट पे करके उसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। ओके, ठीक है ना, रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। अ पार्टिकल P ऑफ द सेम मास M, ठीक है ना, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h ऑन द बॉल B, द पार्टिकल कोलाइड्स विद बॉल B एंड स्टिक टू इट। ए पार्ट में बोल रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। कॉलिजन के जस्ट बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वगैरह यहां पे हमें बतानी है, राइट। एक तो ओमेगा बताना है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट कि ये पूरा राउंड कर ले तो उस h हाइट की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए भाई इस सवाल को हम करते हैं, इसमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ऐसे, और ठीक है, ये इस तरीके से हम छोटा कर लेते हैं ताकि मुझे ये पढ़ने में आता रहे। इसको यहां लगा देते हैं ताकि एटलीस्ट आई कैन रीड। तो भाई यहां पे देखो ध्यान से क्या है। तो इस भाई ने बोला है कि भाई यहां पे एक लाइट रॉड है, ऐसे लाइट रॉड है, ओके। इसके दोनों एंड पे एक एम मास यहां पे और एक एम मास यहां पे, दोनों टाई हो रखे हैं और ये इसका सेंटर है। अब यहां से इसको पूरा इस तरीके से हिंज कर रखा है यहां पे, ठीक है। एल लेंथ की रॉड है, ठीक है ना, तो एल तो लेंथ है इसकी और लाइट रॉड है, दोनों पार्टिकल के मासेस m है और जो तीसरा पार्टिकल ऊपर से गिर रहा है उसका मास भी m है। तो ये तीसरा पार्टिकल कहीं यहां से गिरता है और ये वाली हाइट कितनी है h, ये ऐसे गिरता है और गिर के इसी से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, इसी गिरता है और इसी पे स्टिक हो जाता है। अब इसके स्टिक होते ही ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट करना शुरू करता है, बिल्कुल। तो पहले तो वो ओमेगा बताना है, तो वही एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना है यहां पे, ठीक है भाई, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना है। इस पॉइंट O के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो यहां से L/2 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल U आ रहा है और गिरते टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है V0, और V0 की वैल्यू मुझे पता है कि √2gh होगी, बिल्कुल सही बात है भाई, √2gh होगी ये वाली वैल्यू। तो ये इस वेलोसिटी से आके इससे टकराता है, तो स्टार्टिंग में इस O के अबाउट उस अकेले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी इंटू L/2, बिल्कुल सही बात है। अब ये पूरे के पूरे सिस्टम का हो जाएगा, तो ये होना चाहिए I इंटू ओमेगा के बराबर। अब सिस्टम का I कितना हो जाएगा जैसे ही वो चिपकेगा, तो एक तो m L/2 का स्क्वायर प्लस उधर 2m मास हो गया, 2m इंटू L/2 का स्क्वायर, तो ये तो 3m L²/4 हो गया। तो यहां पे 3m L²/4, ये तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इनटू ओमेगा इज इक्वल टू m v L/2, ये हो गया। तो आप देखो किस किस चीज से क्या क्या चीजें कट जाएंगी, और ये मैंने क्या किया है भाई, देखो ये ऊपर से गिरा, इससे चिपका, इससे चिपकने की वजह से ये ऐसे गया, तो इसके अबाउट जो इसका टकराते टाइम एंगुलर मोमेंटम है वही पूरे सिस्टम का होगा, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस्ड है, ठीक। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका तो mg लगेगा और ये यहां से टकराएगा, ठीक है ना भाई। mg जो है वो ऑर्डिनरी फोर्स होता है ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है। तो कॉलिजन के टाइम पे हम ऑर्डिनरी फोर्सेस को इग्नोर मानते हैं, ठीक। तो यहां पे टॉर्क इसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, कॉलिजन के बाद इसके mg का टॉर्क लगेगा, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ड्यूरिंग द कॉलिजन mg का टॉर्क नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इस पे जो इंटरनल फोर्स लग रहे हैं उनका टॉर्क बहुत हाई होगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो उसके रिलेटिवली बहुत कम होगा mg का टॉर्क। तो यहां पे इस ओमेगा की वैल्यू देखिए, इस m से ये m कट जाता है, इस l से ये l कट जाता है, इस 2 से ये 4 कट जाता है, दिस इज 2v
ये 2v है डिवाइडेड बाई 3l, ये आपका ओमेगा आ जाता है कि चलिए भाई एक ओमेगा आ गया हमारे पास कि इस ओमेगा से इसकी स्टार्टिंग होगी। चलिए ओमेगा से इसकी क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। अब ये ओमेगा से स्टार्टिंग होगी, अब ये पूरा सिस्टम है, अब ये इस तरीके से यूं रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एक तो आंसर 2v/3l है ही। अब ये बोल रहा है कि ये कितनी हाइट से गिरे, v की वैल्यू √2gh लिख सकते हो आप, v की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, √2gh। तो 2 और √2gh अंडर रूट 8gh अपॉन 3l, ये ओमेगा की वैल्यू होगी एक्चुअल में √8gh अपॉन 3l। अब ये कह रहे हैं कि इसको कितनी हाइट से गिराया जाए कि ये इस पूरी रॉड को घुमा दे। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे आप ये देखो, हम एंड सिचुएशंस देखते हैं कि ऐसा कितनी हाइट से गिराया जाए कि ये पूरे को घुमा दे। तो पूरे को घुमाने के लिए क्या चाहिए कि ये वाली बॉल अगर यहां से ये वाली रॉड जो है आपकी, ये वाली जो रॉड है, ये आपने जो ले रखी है रॉड, अगर इस वाली रॉड को आप यूं पूरा 90 डिग्री घुमा दो यूं करके, ऐसा आपने पूरा 90 डिग्री घुमा दिया इसको, और इसको यहां पे ले लो, ठीक है ना। अगर एक बार आपने इस रॉड को इस सिचुएशन में पहुंचा दिया कि ये वाले जो दो बॉल्स हैं, ये वाली बॉल्स यहां पे आ जाएं, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल जो इससे जुड़ी हुई है ये यहां पे आ जाएं, और ये व्हाइट बॉल दूसरे वाली ये यहां पे आ जाए, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां पे इतना रोटेट हो जाए, उसके बाद तो ये अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि ये तो हैवी बॉल्स है ना, यहां से लेके यहां तक पहुंचा दो, उसके बाद तो ये अपने आप गिर जाएगा। तो मेरा टारगेट बस इतना है कि ये बॉल यहां से टकराए, फाइनली इसको इतना ओमेगा दे कि उस ओमेगा की हेल्प से ये चीज यहां से यहां तक चली जाए। अब बात को समझना, कितनी एनर्जी कौन सी चीज चाहिए। तो भाई इसके टकराते ही इसको जो ओमेगा मिला है, पूरे सिस्टम को जो ओमेगा मिला है, वो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बनाएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू पूरे सिस्टम का आई, और पूरे सिस्टम का आई कितना है भाई, 3ml²/2, तो 3ml²/4 ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी इसमें भर दी गई है। ओके, अब ये जैसे जैसे नीचे आएगा ये बहुत फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे है, ये सेंटर ऑफ मास है यहां पे, और सेंटर ऑफ मास यहां पे 1:2 में डिवाइड करता है, क्योंकि ये m मास है और ये कितना है, ये 2m मास है। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो यहां होगा सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का। तो अगर आपको इस पूरी बॉडी को यूं घुमाना, तो सेंटर ऑफ मास को आपको यहां पहुंचाना पड़ेगा। ये वाली चीज यूं घूम के अगर यहां पहुंच गई, यहां से ये वाली चीज यहां पहुंच गई, तो समझ लो उससे आगे तो गिर जाएगा। तो आप ये देखो सेंटर ऑफ मास को कितनी हाइट देनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास को हमें इतनी हाइट देनी पड़ेगी। तो पहले देखो ये वाली हाइट डिस्टेंस कितनी है, तो अगर ये पूरी लेंथ l है तो ये l/2 है, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये 1 है, ये l/3 है। तो l/2 में से अगर मैं l/3 को माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा। तो l/2 माइनस l/3 ये कितना होता है, 6। तो दिस इज 3 तो l/6 होता है। तो भाई यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, कौन से वाली, ये वाली डिस्टेंस जो x है, तो x की वैल्यू कितनी है, l/6। तो आपको कुछ भी करके यहां की काइनेटिक एनर्जी, जो इस सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जानी चाहिए पोटेंशियल में वहां तक जाके। तो मिनिमम ओमेगा, तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि इस सेंटर ऑफ मास को यहां तक पहुंचा सके। तो इतनी हाइट सेंटर ऑफ मास को मिलेगी। तो ये वाली एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, टोटल मास कितना है 3m इंटू जी इंटू ये वाली हाइट कितनी है l/6। बस इस वाली वैल्यू को इसके बराबर करना है ताकि आपको ये ओमेगा पता चले। तो ये कितना आएगा भाई आपका ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू तो हम यहां से डालेंगे, बस इसके बराबर होना चाहिए, h निकल आएगा। देखो इस वाले 2 से ये 6 कट के 3 आ गया, इस वाले 3 से ये वाला 3 खत्म हो गया, इस वाले m से ये वाला m खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या क्या बचा, यहां पे बचा 3l²
ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू जी इंटू एल। ठीक है, तो एक एल से ये वाला एल भी खत्म कर दो। ठीक है, तो भाई यहां पे आप इस वाले एल से ये वाला एल खत्म कर सकते हो। चलो अच्छी बात है। तो 3l/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज 3l/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आएगा आपका 8gh अपॉन 9l स्क्वायर इज इक्वल टू कितना g। तो भाई यहां से आप देखो, इस वाले g से ये वाला g भी कैंसिल हो गया, एक l से ये वाला l कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस वाले 3 से ये 3 आ गया, और ये कितना आ गया 12l, ये h हो गया और ये l हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई कहीं पे, √8gh/l स्क्वायर 9l, 3l है ना, ये 2v/3l स्क्वायर ये हो गया, और 3l ओमेगा स्क्वायर बाई 4। ओके, जी से जी कट गया। क्या ये यहां पे सही सेंस बना रहा है? 3l/4 तो ठीक है, 8gh अपॉन l स्क्वायर ठीक है, तो ठीक है, l से l कट गया, तो h की वैल्यू तो निकालनी है हमें। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आई? ये 3, ये l और ये 4, 12l बाई कितना हो गया 8। तो क्या ये 4l/3l/2 है? क्या ये 3l/2 है? शायद ये आंसर नहीं है, लेकिन मैच कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, आंसर सही है, आंसर सही है। देखो भाई, एक तो ये आंसर हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है और 3l/2 भी मैच कर रहा है, बाकी भी मैच कर ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है इस तरीके से। इस टाइप से ये वाला सवाल हम कर सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप का देखो बेटा क्या है, रोटेशन में बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, लेकिन रोटेशन के उस टाइप के सवाल जो आपसे हो सकते हैं वो आपसे हो जाने चाहिए, वहां पे उस सभी मार्क्स मिलेगा। क्योंकि रोटेशन का सवाल इतना टफ भी हो जाता है कि कभी कभी उसको छोड़ना पड़ जाता है, उसको छोड़ना ही समझदारी है। ठीक है ना, उस टाइम पे। तो भाई यहां पे ये वाला सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक सवाल और देखा जा सकता है यहां पे। ये वाला बहुत हल्का सा सवाल है, ये भी एंगुलर मोमेंटम बेस्ड ही है। ठीक है ना, इसमें हम ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे, फटाफट इसको निपटाते हैं। ये क्या कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर सेट इनटू मोशन। सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/5 mr स्क्वायर, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज सेट इनटू मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बोल रहा है विद अ लीनियर स्पीड v स्पीड से ये जा भी रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये मुझे तो कुछ कुछ उल्टा दिख रहा है। देखो ओमेगा तो इस तरफ है और v उस तरफ है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, ऐसा तो रोलिंग में नहीं होता। अगर वेलोसिटी इधर है तो ओमेगा ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा इसकी वेलोसिटी और ओमेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर इज सेट इनटू मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ लीनियर स्पीड v एंड द फॉरवर्ड डायरेक्शन द एंगुलर स्पीड इज v/r। तो भाई ये जो ओमेगा है ये उसको v/r बोल रहे हैं। इसका मतलब v इज इक्वल टू r ओमेगा है, बट v आपका इस तरफ है और ओमेगा इस तरफ है। ये केवल मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, बट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ऐसे। तो फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द स्फीयर वेयर इट स्टॉप्स रोटेटिंग, जब ये रोटेट करना बंद कर देता है। ठीक है ना, तो इसकी लीनियर स्पीड बताइए कितनी होगी v। तो बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप। ठीक, देखो यहां पे ये ऐसे घूम रहा है, ये चल रहा है, तो ये क्या है, यहां पे स्लीपिंग होगी, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा और स्लीपिंग होगी, और अच्छा खासा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू पे फ्रिक्शन लगेगा यहां पे, और ये चीज स्लो होके रुकेगी। अब अगर इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है तो वो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ताकि इसके ओमेगा को उल्टा, भाई अल्फा इस तरफ लगेगा तो इसके ओमेगा को कम कर सके, और कम करते करते ये रुक जाए। ठीक, लेकिन ये फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ लग रहा है, ये फ्रिक्शन इस सेंटर को एक्सेलेरेशन भी देगा इस तरफ, तो उस एक्सेलेरेशन की वजह से ये वेलोसिटी भी कम होगी। तो भाई ये वाली वेलोसिटी जो है ना डिक्रीज होगी, होती चली जाएगी, और ये जो ओमेगा है भाई ये भी डिक्रीज होगा। ठीक, तो पहले ओमेगा खत्म हो जाएगा और वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। अब इस बात को ध्यान से समझना आप, अगर फोर्स फ्रिक्शन का यहां लग रहा है
तो इसी पे किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करूं, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करूं, ठीक है ना, तो भाई इसका एंगुलर मोमेंटम यहां पे कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसी पॉइंट से फ्रिक्शन पास हो रहा है, तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है, अगर इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क लेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसी से पास हो रहा है। तो आप ये देखो, अगर यहां पे हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखें तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए भाई, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिख दीजिए। तो इस पॉइंट में देखो वेलोसिटी उस तरफ है, तो एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम यहां पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से, अगर हम इस पॉइंट से यू निकाले ऐसे लाइन, ठीक है ना, तो ये तो आपकी आर की डायरेक्शन हो गई और ये वी की डायरेक्शन, तो आर क्रॉस वी, अंगूठा अंदर हो गया, तो ये वाला एंगुलर मोमेंटम आपका इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। अब ओमेगा ऐसे है, तो आई ओमेगा घूमने की वजह से आई ओमेगा ऐसे, वो आपकी तरफ है, तो अगर ये अंदर है तो वो बाहर की तरफ है। तो अगर इसको आपने पॉजिटिव लिखा है तो उसको आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, किसको, आई ओमेगा को। और ये इसका नेट एंगुलर मोमेंटम है, जीरो नहीं है, ये नेट एंगुलर मोमेंटम है। इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो देखो कितना आएगा, ये एम कितना है, एम तो एम है, वी है, आर है, माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा वी बाई आर है, यहां पे आप खुद ही देख लो, ठीक है ना। इस वाले आर से ये वाला आर खत्म हो गया, ठीक है ना, तो ये कितना बचा, एल कितना बचा, एम वी आर माइनस 2/5 एम वी आर, तो ये आपका 3/5 एम वी आर बचा। और कौन सा, ये अंदर वाला बचा, क्योंकि ये जो बाहर वाला है, जो बाहर की तरफ, सॉरी ये अंदर की तरफ वाले को एक्स ये लिखना चाहिए, मैंने ये क्रॉस उल्टा लगा दिया, साइन जो है, ठीक है, यहां पे ठीक है। तो ये वाला साइन आपका अंदर की तरफ होना चाहिए और ये वाला साइन बाहर की तरफ हो, तो ये अंदर वाला बचा, बाहर वाला खत्म हो, देखो बाहर वाला कम है ये, तो ये एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है, ठीक। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है तो वेलोसिटी इसी तरफ होगी, ठीक, तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगी 3/5 वी, क्योंकि भाई ये नई वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी कम होके कितनी हो गई है, वी डैश, तो ये वाली वेलोसिटी जिस वक्त ये ऐसे घूमना रुक जाएगा, केवल चलेगा, तो केवल ये वाली टर्म बचेगी, तो दिस शुड बी इक्वल टू एम वी डैश आर। तो यहां से हमें वी डैश की वैल्यू मिलती है 3/5 वी, ये 3/5 वी मिलती है वी डैश की वैल्यू। चलिए ठीक है, हमें ये वाली वेलोसिटी मिल गई, लेकिन अभी भी क्या होगा, अभी भी स्लिपिंग चल रही होगी, क्यों, क्योंकि ये वाला फ्रिक्शन अब इस डायरेक्शन में ओमेगा डेवलप करेगा और इसको रोलिंग पे ले जाएगा, तो ये वाली वेलोसिटी अभी और कम होगी, तो वी डबल डैश कम होगी ये, तो लेकिन जब ये रोलिंग स्टैब्लिश हो जाएगी, ओमेगा भी उसी तरफ होगा और वी भी उसी तरफ होगा, भाई ओमेगा भी ऐसे ही होगा, वी भी ऐसे ही हो, तो रोलिंग स्टैब्लिश हो जाएगी। उस वक्त अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो वो होगा एम वी डबल डैश आर प्लस, वो भी प्लस का होगा, वो होगा 2/5 एम आर इंटू वी डबल डैश बाई आर, क्योंकि नया ओमेगा भी वी डैश के बराबर, वी डबल डैश बाई आर के बराबर ही होगा। भाई ये ओमेगा चेंज होके जीरो हुआ और ये हुआ डबल डैश, तो ये आपका वी डबल डैश बाई आर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रोलिंग, तो दिस इज वी डबल डैश बाई आर, ये हो गया, ठीक, आर स्क्वायर ये हो गया। अब यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे इस पूरे को, इसको पूरे को बराबर करोगे, जो भी एंगुलर मोमेंटम बचा है, बचा हुआ एंगुलर मोमेंटम तो ये है, तो ये बचा हुआ एंगुलर मोमेंटम है 3/5 mvr। तो अब इससे देखो क्या क्या कटेगा, क्या क्या बचेगा, तो इस आर से ये आर कट गया, तो एम आर, एम और आर और एम और आर, तो वी डबल डैश प्लस 2/5 वी डबल डैश इज इक्वल टू 3/5 वी, तो 5 से सारे 5 कट गए और ये 5 यहां आ गया, तो यहां से आया 7 वी डबल डैश इज इक्वल टू कितना, 3v, तो v डबल डैश की वैल्यू आ गई आपकी 3/7 ऑफ v, ठीक। तो भाई पूरे क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम बैलेंस रहा है, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, अगर इस डिस्क का या व्हील का जो स्फीयर जो भी है
इसका एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो पूरा टाइम वो कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा, घूमते हुए भी चलते हुए भी, राइट। तो भाई ये वाली वैल्यू, इसके आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। पहला आंसर है 3v/5 और दूसरा आंसर 3v/7। एक सेकेंड, तो ये 3v/7 है और 3v/5 है, ये दोनों आंसर हमारे मैच कर गए। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल था, बट देखिए बेटा, हमारा टारगेट आपका एडवांस के ऑलमोस्ट सारे सवाल आपसे हो इस लेवल पे लाना है। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे, कुछ टफ भी होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को, आज की सभा को हम यहीं पर एंड करते हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा वो भी रोटेशन पे ही होगा, थोड़े और अच्छे सवाल कराए जाएंगे। ठीक, तो यहीं पे मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आपको यह बताता हूं कि भाई जो पीडब्ल्यू का ऐप है, ठीक है ना, इसकी जो पीडीएफ है, इस लेक्चर की पीडीएफ और डीपीपी वगैरह सब आपको वहीं पे मिल जाएगी। पेन किलर के नाम से ही बैच क्रिएटेड है, ठीक है ना। तो वहां पे आप जाओगे तो वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वहीं से डाउनलोड करके या उसी जगह पे आप सॉल्व भी कर सकते हो, आंसर भी मिल जाएंगे। टेस्ट मोड में, क्विज मोड में, हर मोड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और होमवर्क भी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।